नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपेलेंट इन्फो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो DSSP PRT का 16 मार्च का पेपर है, जिसका हमने सेक्शन ए कल डिस्कस किया था। आज हम सेक्शन बी जो हमारा 100 मार्क्स का होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, और साथ ही में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। चलिए अपना आज का क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण है। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक आक्रमण से मतलब है कि ऐसा बिहेवियर या ऐसा अटैक जो क्या कर दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो, चाहे आप मारपीट कर रहे हो या डिफरेंट टाइप के जो आप हो कि मतलब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आक्रमण बोलते हैं। तो यहाँ पे वह पूछ रहा है मनोवैज्ञानिक आक्रमण। देखिए, पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है वो ये है कि लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला आक्रामक व्यवहार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक आक्रमण में नहीं आता। इसके 8-9 टाइप्स होते हैं जो हम क्लास में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है नैमित्तिक आक्रमण, ये भी हमारा मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक में क्या आएगा कि मन से जो रिलेट करेगा। फिर आ रहा है संबंध परक, तो यही वाला हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि जो संबंध परक जो आक्रमणता होती है वो क्या होती है कि किसी व्यक्ति का क्या किया, सोसाइटी ने बहिष्कार किया है या फिर क्या है, मतलब बदनामी के माध्यम से वो क्या अपनी प्रतिष्ठा को ही नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ऐसे हरकतें कर रहा है जिससे उसका ही लॉस हो रहा है। तो इससे क्या बन रहा है, एक संबंध बन रहा है। तो इसी को हम कहते हैं संबंध परक आक्रमण, जो क्या होता है बेसिकली ये मौखिक भी होता है और साथ ही में मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो यही वाला हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा, प्रकट आक्रमण नहीं होगा, यहाँ पे सी वाला करेक्ट होगा। इसके 7-8 टाइप हैं। एक हमारा यौन आक्रमण भी आता है, और जो संबंध परक आक्रमण होता है ना, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि डायरेक्ट रूप में नहीं होगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में होगा, तभी तो हमारा रिलेशन निकलता है दो चीज़ों का। पर नेक्स्ट हमारा आता है कि देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि प्री स्कूलर में उचित कैलोरी सेवन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विनियमित करना है हमें किसको, कैलोरी सेवन को। कौन सा प्री स्कूल में, जब बच्चा प्री स्कूल में होता है तो उसकी एज कितनी होती है, 3 से 5 साल तक का होता है ना। तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों को समय पर खाना खिलाया जाना चाहिए। ये तो हम वैसे भी करते हैं, इसमें कोई कैलोरी सेवन वाली बात नहीं आ गई। बच्चों को अपने भोजन की प्लेट ख़त्म करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो हर बार तो बच्चों को प्लेट ख़त्म करने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते ना। बच्चों पर उन्हीं को दी जाने वाली हर चीज़ खाने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ताकि वे अपने कैलोरी सेवन को स्वविनियमित कर सकें। देखो, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बच्चे को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। बच्चा क्या है, जितना मर्जी हो रहा है उतना खा रहा है, जिससे कि वो जितना उसको खाना है वो खुद से डिज़ाइन कर पाए उसको कितनी कैलोरी को सेवन करना है। या फिर बच्चे को अपने माता पिता को की खाने की आदतों का अनुसरण करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट नहीं, जो चीज़ें माता पिता को पसंद हो वहीं बच्चे को पसंद हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। इसलिए यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केंद्रीय प्रबंधक अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति की क्षमता का विस्तार कर सकते हैं, या फिर ये सूचना को दो अलग अलग सहायक प्रणाली यानी कि शाब्दिक और दृश्य में स्थानांतरित करके अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति की क्षमता का विस्तार करती है। तो देखिए, यहाँ पे जो केंद्रीय प्रबंधक, जो आपका केंद्रीय प्रबंधक है, वो क्या कर रहा है, अस्थायी रूप से जो फंक्शनल मेमोरी है हमारी, एक तरीके की कार्यशील को बोलते हैं फंक्शनल मेमोरी, उसकी जो कैपेसिटी है उसको क्या कर सकता है, अस्थायी रूप से बढ़ा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर उसका किसी काम में करने में मन नहीं लग रहा, तो जो उसके ऊपर जो उसका हेड है उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दे दिया, तो क्या होगा, जो उसकी क्षमता होगी काम करने की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि आप लोग अगर कभी कभार पढ़ाई से ऊब जाते हो तो आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब वगैरह पे कुछ देख लेते हो, या फिर जो भी आपकी हॉबीज है उनको फॉलो करते हो। इससे क्या होता है, जो आपकी एबिलिटी होती है, जो आपकी कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये क्या होती है, अस्थाई होती है, परमानेंट रूप से नहीं होता, क्योंकि थोड़े टाइम तक ही वो मोटिवेशन आपके अंदर रह पाता है, फिर आप पैसिव हो जाते हो। ये वाला हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट है। इसलिए सेकंड वाला देखिए, ये सूचना को दो अलग अलग सहायक प्रणाली यानी कि शाब्दिक यानी कि शब्द वर्ड्स की बात हो रही है, और दृश्य यानी कि विजुअलाइज में स्थानांतरित करके अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति का विस्तार कर सकता है। मतलब कि कैसे, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप क्या करते हो, आप सुन के भी अपना मोटिवेशन बढ़ा लेते हो या फिर देख कर भी। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, इसलिए सी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला हमारा आ रहा है कि देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी विशेष घटना चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या फिर नहीं हो को मानसिक रूप से जोड़ने की जो पूर्व संचलात्मक बच्चे की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्व संचलात्मक है ना, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्याजे ने दी थी ना, उसी की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज पहली हमारी क्या होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। तो इसको हम कहते हैं पार्किंसंस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसडक्शन। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे बच्चा क्या है कि एक चीज़ को सुनता है और फिर कॉन्क्लूड करता है दूसरी चीज़ों के साथ में रिलेट करके या फिर उसका लॉजिक और रीज़न को जान के। जैसे बच्चे ने सुना कुत्ता भौंक रहा है और तभी उसने देखा कि एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन को पहुँचते हुए देखता है, फिर वो उसको कॉन्क्लूड करता है कि ट्रेन आती है क्योंकि कुत्ता भौंकता है। तो इस तरीके से दो चीज़ों के बीच में कारण संबंध को वो अपना जो प्री लॉजिक है उसको अप्लाई कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असंरचित खेलों की तुलना में अधिक दृढ़ आयोजित खेलों में बाल्यावस्था में मोटर विकास में बढ़त होती है। मतलब कि असंरचित क्या होगा कि जिसको आपने रचना ही नहीं की। जैसे बच्चे क्या होते हैं, घर में बैठे बैठे पेन को उछालने लगते हैं, तो पेन उछालना कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में खेल डिज़ाइन थोड़ी है, या फिर कुछ भी मतलब आप यूं ही खेल रहे हो। जैसे आप लोग स्कूल में होते हो तो हैंकी की तकिया बना के फेंकते थे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये किस में आती है, असंरचित खेलों में आती है। तो उससे क्या होता है, इसको अगर हम अच्छे तरीके से स्कूल में आयोजित करते हैं सख्त वे में, तो बाल्यावस्था में मोटर विकास में बढ़त होती है। या फिर ऊबड़ खाबड़ और लुढ़कने वाले खेल मुक्त असंरचित गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो हमारे ऊबड़ खाबड़ वाले खेल होते हैं, जो जैसे या फिर लुढ़कने वाले जो मैं अभी बता रही थी, वो सारे किस में आते हैं, हमारे असंरचित गतिविधि में आते हैं। तो ये वाला हमारा सेकंड वाला यहाँ पे सही होगा, फर्स्ट वाला सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई मोटर विकास में बढ़त इतना ज़्यादा नहीं होती जितना कि इसमें कहा रखा है कि असंरचित खेलों की तुलना में अधिक दृढ़ आयोजित खेलों में हमें शक्ति तो वैसे ही नहीं बरतनी ना। यहाँ पे बात हो गई अधिक दृढ़, तो ऑलरेडी ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ बी वाला हमारा सही होगा। फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सहभागी समूह बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। मतलब बच्चा जब एक ग्रुप में है तो वो अच्छे से जेंडर रोल को समझ पाएगा। या फिर माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध का बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। अगर माता पिता का संबंध अच्छा नहीं तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या होता है, मतलब वो भी डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है। तो सेकेंड वाली बात हमारी सही है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा इसलिए हमारी ये बात गलत हो गई। और फर्स्ट वाली तो सही है, क्योंकि बच्चा जब ग्रुप में हो रहा है तो वो अच्छे से जेंडर रोल को सीख पाएगा, अच्छे से उसकी जो लर्निंग है वो स्ट्रांग होगी। तो हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। इसकी तो कोई बात नहीं है कि मध्य बाल्य, ये हमारी अगर वृद्धि की बात होती तो हम फिर भी सोच लेते, लेकिन यहाँ सहयोग की बात हो रही। तो सहयोग इमोशंस है, इमोशंस लड़कों में भी हो सकती हैं, लड़कियों में भी हो सकती हैं। ऐसी सोच क्या है, रूढ़िवादिता को दर्शाएगी, इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, मध्य बाल्यावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अंतरंग साझा करना अधिक सामान्य होता है। मतलब कि जब मध्य बाल्यावस्था में है तो आप लोग जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा क्लोजली अपनी फ्रेंड्स के साथ में चीज़ों को शेयर करती हैं कंपेयर देन बॉयज़। तो हाँ, ये होता है, लड़कियाँ क्या होती हैं थोड़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर खैर छोड़ो। हाँ, तो लड़कियाँ क्या होती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बातें करती हैं या फिर ज़्यादा क्लोजली अपनी फ्रेंड्स के साथ में चीज़ों को शेयर करती हैं। तो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे सही होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सामाजिक वातावरण में डैश में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, ढांचा निर्माण में या फिर शीतलता में। तो यहाँ पे क्या, इसका जो हमारा स्कैफ फोल्डिंग होता है वो क्या होता है, बच्चे को हिंट देना जिससे कि बच्चा अपना एक्चुअल जो डेवलपमेंट है, एक्चुअल पोटेंशियल है, वहाँ तक पहुँच जाए। तो जब बच्चा चलना सीख रहा है तो आपने क्या किया, बच्चे को जब आपको लगा कि बच्चा गिरने वाला है तो आपने उसको सपोर्ट दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे के सामाजिक वातावरण में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा। सेकंड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है शीतलता, यहाँ पे इसकी कोई बात बनती नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। जेंडर डेवलपमेंट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल होगा या फिर कॉग्निटिव होगा। तो देखो जेंडर की बात है तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच भी होती है, साथ ही में कॉग्निटिव अप्रोच भी होती है कि समाज में जो रूढ़िवादिता होती है ना, तो वो दिमाग में तो होती है सारी की सारी, और दिमाग हमारा किस में आता है, कॉग्निशन में आता है। सो यहाँ पे बोथ ए एंड टू मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएंगे।
और बायोलॉजिकल क्यों है? क्योंकि भैया जेंडर है, मेल फीमेल हमारे बायोलॉजिकल से तो जुड़े हैं, जैविक प्रक्रिया से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, विद्यालय के अधिकांश कार्य किस प्रकार की क्षमता का सम्मान करते हैं? तो विश्लेषणात्मक या फिर कुशाग्रता। देखो, विश्लेषणात्मक कहते हैं एनालाइज करने वाली, एनालाइज, और कुशाग्रता हो गई बुद्धिमानी, जिस ज़्यादा होशियार बच्चा हो, इंटेलिजेंसी। तो अगर स्कूल सिर्फ जो बच्चे इंटेलिजेंस हैं उन्हीं की क्षमता का सम्मान करते हैं तो ये बाकी बच्चों के साथ में क्या होगा? भेदभाव होगा। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान तरीके से हमें स्कूल में देखा जाना चाहिए, तो वो वाला क्या होगा? यहाँ पे फेल हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ओनली विश्लेषणात्मक होगा, कि जो बच्चे क्या हैं जिनकी एनालाइज पावर, क्रिटिकल पावर अच्छी है उनको सम्मान करते हैं, ना कि जो बच्चा बुद्धिमान है सिर्फ उसी को सम्मान करेंगे। सो यहाँ पे ए वाला हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षमता और कड़ी मेहनत के लिए बच्चों की प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। कि अगर आप क्या करते हो, बच्चों की प्रशंसा करते हो, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो क्या है, बच्चे को ये मोटिवेशन मिल रहा है, ये उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब बच्चे को अच्छे ग्रेड के लिए पैसे या उपहार देना क्या है? ये हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये तो बाहर की चीज़ है ना। अगर आप कोई व्यक्ति अगर आपको 2 शब्द अच्छे बोलता है तो वो आपके दिल पे सुकून देते हैं ना कि आपके ओवरऑल उस पर। तो सेम एज, इसलिए यहाँ पे हमारे दोनों ही क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि शब्द बोलना ये सब क्या है? हमारी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सुनते हो मोटिवेशन की, तो क्या होता है, करेंटली आपके अंदर मोटिवेशन आ जाती है, तो वो आपको अंदर से मोटिवेट करते हैं। और ये जो आपकी बाहरी वस्तुएं हो गई, वो सब क्या हैं? बाहरी मोटिवेशन का एक जरिया है। तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किस आयु तक के बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियाँ बनाना शुरू कर देते हैं? मतलब वृत्त बना लेगा, वर्ग बना लेगा, या फिर त्रिभुज बना लेगा। सो जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो बच्चे को क्या होता है, हम ये सब चीज़ें से बनवाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के सामने आपने ट्रायंगल रखा तो बच्चा ट्रायंगल ईजिली बना लेता है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, प्ले स्कूल में या फिर एनसीवीएनसी में भी जब होता है तो भी वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें सीख जाता है। ड्राइंग के फॉर्म में जो उनकी आर्ट बुक होती है ना, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारी चीज़ें बनवाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन बिगिंस टू अपीयर एट द एज ऑफ डैश। जो बच्चे में जो परमानेंट टीथ होते हैं, मतलब स्थायी दांत होते हैं, एक तो होते हैं दूध के दांत जो 5-6 वर्ष तक टूट जाते हैं मोस्टली, उसके बाद क्या होती हैं, परमानेंट टीथ निकलती हैं। तो उसको निकलने की जो एज होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। देखिए, फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि घने आबाद और देखभाल करने वाले परिवार से आने वाले बच्चे डैश की शिकार होते हैं। तो घने आबाद मतलब कि एक ऐसी फैमिली है जो मतलब कैसी है, घनी आबादी है जिसमें एक तरीके से बोले देखभाल बहुत करती है। मतलब अगर मैं सिंपल शॉर्ट बोलूँ तो जो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है, जहाँ पे क्या पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, वियोजक दुश्चिंता विकार के शिकार होते हैं। मतलब उनके लिए क्या तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं, वो अपनी बातें किसी से कहते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला कोई होता नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोजक दुश्चिंता विकार। बाकी उच्च आक्रामकता, कम आत्मसम्मान, ये कहीं ना कहीं हमारे ये सारे शब्द इसी के अंदर समाहित हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथात्मक स्मृति है? देखो, आत्मकथात्मक स्मृति क्या होती है? जो आपने आत्मकथा वर्ड सुना है, ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में लिखना, तो वैसी आत्मकथात्मक जो प्रवृत्ति होती है, जो भी हमारे साथ में अतीत में हुआ है उसके जितने भी मतलब जो उसकी मेमोरी है उसको बनाए रखने की जो क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं आत्मकथात्मक स्मृति। कि अतीत में जो भी घटनाएं हमारे साथ घटी हैं उसको हमने क्या किया, उन सारी मेमोरीज को हमने दिमाग में बनाए रखा है, तो वही हमारी आत्मकथात्मक स्मृति कहलाती है। पहला आता है स्मृति, परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करना, या फिर भविष्य की क्रिया को याद करना। भविष्य की तो बात ही नहीं हो रही है, आत्मकथा क्या होगी, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उसी को लेकर बात होगी ना। अपने स्वयं के जीवन में विशिष्ट घटनाओं की स्मृति, तो यहाँ पे सी वाला क्या होगा कि हमारे लाइफ में जो भी घटनाएं अब तक घटी हैं उन सब की हमें क्या होती है, याद रहती है। जैसे आज से 5 साल पहले आपकी किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हुई थी, तो आज भी आपको याद है कि हाँ मेरी उस दोस्त से मेरी लड़ाई हुई थी, या जो भी मैटर था, तो वो सारी चीज़ें हमें हमारी लाइफ की जितनी भी घटनाएं होती हैं, विशेष घटनाएं, वो सब याद रहती हैं। जैसे पहली बार जब आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था हाई स्कूल का, तो जो आपका रिजल्ट आया होगा उसकी जो खुशी होगी, या फिर 12th दिया, फिर उसके बाद में जो आपने जो कॉलेज लाइफ थी उसमें एंटर हुए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी लाइफ की विशिष्ट घटनाएं हैं, उसकी मेमोरी बनाए रखना, रिटेन करना, दैट इज़ कॉल्ड आत्मकथात्मक स्मृति। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि वास्तविक आत्म और आदर्श आत्म समान होते हैं। देखो, वास्तविक आत्म क्या होगा, रियल चीज़ें जो होंगी, लेकिन जो आदर्श मतलब क्या होता है, आइडियल होता है। तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ रियल हो वो आइडियल भी हो, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको कोई इंसान दिख रहा है सामने तो वो रियल है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान आइडियल भी होगा। तो ये दो चीज़ें समान तो नहीं होती। तो फर्स्ट लाइन तो हमारी गलत है। सेकंड आता है कि वास्तविक आत्म का अर्थ है वह व्यक्ति जो वास्तव में, सही बात है, जो व्यक्ति सामने से आपके सामने अवेलेबल, जैसे दो लोग एक मीटिंग में मिलने जाते हैं तो वो दोनों क्या आपस में वास्तविक है ना, सामने है एक दूसरे के, रियल है। तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ती है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। तो आलू, मिठाई, पास्ता, गेहूँ। तो देखिए, आलू हो गया हमारा, पास्ता हो गया, गेहूँ, ये सब क्या है, ये तीनों चीज़ें हमारी किस में आती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, जबकि मिठाई हमारी कॉम्प्लेक्स में नहीं आती है। ठीक है, मिठाई तो में तो फैट होता है बहुत सारा। सो आलू, पास्ता, गेहूँ, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बच्चों 20-20 के 5 सेक्शन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक अनुमान के बारे में सही है, मतलब कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया पढ़ी ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट वाली बात हो रही है। एक आयाम के साथ वस्तुओं को क्रमबद्ध रखने की क्षमता, या फिर गिनने की क्षमता, या फिर रूप रंग से धोखा, या फिर दो वस्तुओं के बीच प्रत्येक वस्तु का तीसरी वस्तु से संबंध जानकर संबंध बनाना। तो यही क्या है हमारा सकर्मक अनुमान है कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही, इन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई तीसरी वस्तु ये रखी है, उसको आपस में रिलेट करना। जैसे कि सिंपल सी अगर मैं आपको भाषा में समझाऊं तो 3 दोस्त हैं, हर मोस्टली ग्रुप में 3 दोस्त होते हैं। तो 3 दोस्तों में 2 दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब जो बहुत क्लोज होते हैं। वो 2 दोस्त क्या होते हैं, तीसरे दोस्त के साथ में खुद को रिलेट कर रहे होते हैं। होता तीनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, पर उन 3 में 2 की ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो तीसरा वाला दोस्त है वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एक संबंध बनाने का काम कर रहा है। तो डी वाला यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, शिक्षक द्वारा भावनाओं की पहचान और प्रतिभा में बच्चे को डैश में मदद करता है। मतलब कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चे की भावनाओं को पहचान दे रहे हैं, बच्चे की जो मतलब फीलिंग्स हैं उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये बच्चे को किस में हेल्प करता है, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में, जिम्मेदारियों को याद करने। तो बच्चे की जो इंसाइट है ये उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। बच्चा क्या है, बच्चा भी फिर इंसाइट को डेवलप करेगा अच्छे तरीके से। बच्चा भी अपना कोई भी एक्शन करने से पहले सोचेगा कि मेरे टीचर्स मुझको ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा। जिम्मेदारी याद करने की तो बात ही नहीं है, जिम्मेदारी को याद करने की चीज़ थोड़ी होती है, वो तो अपने आप इंसान सीख जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, मध्याह्न भोजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जो आपकी मिड डे मील योजना है इसको शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। तो ये हमारे 20 जो क्वेश्चंस हैं पहले पार्ट सेक्शन बी के कंप्लीट हो गए एक पार्ट के। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, उसके 20 क्वेश्चंस। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था में समूह कार्य संभव नहीं है। मतलब कि जो ग्रुप वर्क होता है वो किस अरेंजमेंट में इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहला है कि बच्चे हमने एक पंक्ति में डाल दिए इस फॉर्म में, ठीक है, 1 बाय 1 बैठे हुए हैं। दूसरा है छोटे वृत्तों में बैठे छात्र, मतलब एक ये हमारा सर्कल बनाए, यहाँ पे हमने बच्चों को इस तरीके से बिठा दिया। तो आप खुद देखिए, जब आप बच्चों को एक लाइन में बिठाते हो तो क्या है, बच्चे सब बच्चे, ये जो पहला बच्चा है ये लास्ट वाले बच्चे के साथ में उतने अच्छे से अपनी बात को डिस्कस नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। और जबकि अगर बच्चों को हम वृत्त में बिठाते हैं तो क्या यहाँ सारे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में गोला बना के अच्छे से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पंक्ति में बैठे छात्र हैं वहाँ पे क्या है, ग्रुप कार्य, ग्रुप वर्क पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में स्थायी शारीरिक विकलांगता है, मतलब कि परमानेंट क्या फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रमस्तिष्क पक्षाघात, इसको बच्चों हम इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। आपने नाम बहुत सुना होगा ये सेरेब्रल पाल्सी, या फिर मांसपेशीय दुर्विकास, आपकी जो मसल्स होती हैं उसका सही से विकास ना हो पाए, डेवलपमेंट ना हो पाए, बहुत सारे रीजन होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी रही हो, जो भी रही हो, या फिर बड़ापन। तो इनमें से कौन सा हमारा स्थायी, देखिए प्रमस्तिष्क जो हमारा होता है सेरेब्रल पाल्सी, वो क्या मस्तिष्क के जो दोनों भाग होते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, तो उससे संबंधित होता है। इसमें आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करने में भी समस्या आती है, चीज़ों को पकड़ना मुश्किल होता है, चलने में समस्या होती है। और मांसपेशी दुर्विकास क्या है कि जो आपकी मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। तो इसमें भी क्या बच्चे को कोई भी नॉर्मल काम करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। और बौनापन क्या है, आपकी हाइट कम है। तो ये तीनों ही क्या है
ये तीनों ही क्या है, स्थायी शारीरिक विकलांगताएं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहचाने की दी गई किन स्थितियों में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, कि इसमें कौन सी ऐसी मतलब है वो एक्शन है जिसमें बच्चों के जो राइट्स होते हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। पहला है कि रवि को भारी भार उठाने और लंबी अवधि तक काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो यहाँ पे मजबूर वर्ड आ गया, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो पूछा है कि किन स्टेटमेंट में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ये वाला तो हमारा ठीक हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अदरवाइज लीगली भी हमें गलत है। शीना को उचित देखभाल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, ये भी क्या है, यहाँ पे भी उसके जो अधिकार है उनका क्या हुआ, उल्लंघन हुआ, तो ये भी वाला ठीक हो गया। तीसरा क्या है, राधा विद्यालय से रोग अवकाश ले आई। ये अच्छी बात है कि अगर किसी को बीमारी है, स्कूल में कुछ पढ़ती है, तो क्या है उसने अपनी लीव ले ली और छुट्टी लेके घर पे आ गई क्योंकि उसको बीमारी है। तो यहाँ पे क्या है, उसके फंडा जो उसके राइट्स हैं वो उसको मिले। लेकिन पहले और दूसरे में क्या है, बच्चे की जो अधिकार है उनका उल्लंघन हुआ। यहाँ पे आपने बच्चे को मजबूर किया, यहाँ पे उसको सुविधाएं नहीं मिल पाई प्रॉपर, तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, किस घटना के दौरान महिलाओं का मतदान देने का संघर्ष सुदृढ़ हुआ। मतलब महिलाएं जो वोट देने का था ना, पहले हम लोग पहले क्या था कि वुमेन्स को राइट्स नहीं थे कि वो अपने वोट नहीं दे सकती थी इवन, तो इसको लेके तरह तरह के जो आंदोलन हुए, जो पढ़ी लिखी औरतें थीं या जो नई विचारधारा की थी उन्होंने इसमें मूवमेंट किए, और लोगों ने भी, जो समझदार पुरुष थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये पूछना है कि कौन सी घटना के बाद महिलाओं का मतदान देने का संघर्ष शुरू होता है। तो बच्चों ये प्रथम विश्व युद्ध था जो हमारा 1914 में हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि महिलाओं में भी जागरूकता आई होगी, या फिर जो भी वहाँ उस टाइम की घटनाएं रही होंगी उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को राइट मिलना, मतलब महिलाओं ने संघर्ष करना शुरू किया कि हमें भी वोट देने का राइट है, हमें भी हमारा राजा, हमारा पीएम जो भी है उसको चुनने का अधिकार है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो समावेशी जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, वो जोर देती है कि सभी बच्चों को पढ़ाई लिखाई हर काम के समान अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के साथ में। तो ये क्या है, एक बहुआयामी अवधारणा है, सही बात है। इसमें हर तरीके का बच्चा इन्वॉल्व होता है, चाहे वो सुनना सकता हो, बोलना सकता हो, देखना सकता हो, या फिर नॉर्मल बच्चा हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। वही हमारी क्या है, समावेशी शिक्षा, सबका समावेश करो एक साथ में, एक क्लास में बैठ के सबको समान शिक्षा का अधिकार हो। इसमें विद्यालय रूपांतरण की प्रक्रिया और बच्चों के अधिकार और शिक्षा तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, सही बात है। इसमें क्या थोड़ा सा हमें स्कूल को भी ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। जैसे अगर बच्चे को चलने में समस्या, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो स्कूल वगैरह होती है उसमें रेलिंग की वो भी होती है, जिससे वो अपना जो उसकी व्हील चेयर होती है उसको भी आसानी से लेके जा सकता है। तो ये क्या है, ये हम विद्यालय को क्या है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग थोड़ा रूपांतरण कर रहे हैं कि हर बच्चा विद्यालय आ सके और अपनी शिक्षा को पूरा कर सके, और बच्चों के अधिकार और शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करता है। सही बात है, बच्चों के जो राइट्स हैं उनको भी प्रमोट करता है। तो यहाँ नहीं कि ये दोनों ही ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे करेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, श्रवण बाधित छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक उपकरण आवश्यक नहीं। तो देखो, जो श्रवण बाधित होते हैं, मतलब जिनको सुनने में समस्या है, उसको हम बोलते हैं श्रवण बाधित छात्र। व्हील चेयर तो बच्चों उनके लिए होती है जिनके लिए क्या करना होता है, चलने में समस्या होती है। फिर बैसाखी भी चलने, ऑप्टिकल सहायता किसके लिए होती है, जो मतलब कि देख नहीं सकते, है ना। फिर यहाँ पे बात हो रही है श्रवण बाधित, तो आपने देखा होगा हियरिंग मशीन्स वगैरह आती है, तो उसको लगा के क्या है बच्चा सुन सकता है, बच्चा बूढ़ा जो भी हुआ। तो संचार बोर्ड क्या है, यहाँ पे एक सहायक उपकरण है, ना कि व्हील चेयर, ना ही बैसाखी, ना ही ऑप्टिकल सहायता। ऑप्टिकल हो गया आंखों के लिए, बैसाखी हो गया चलने फिरने के लिए जिसको पैरों में संबंधी कोई समस्या है, और व्हील चेयर भी उसी के लिए होगा जिसके पैरों का कोई समस्या से वो जूझ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है वो ये आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लें। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को ध्यान में रखते हुए कैपिटेशन फीस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कैपिटेशन फीस क्या है, एक तरीके से शुल्क है बच्चों। कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करने पर लगने वाला जुर्माना कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ये वाला जो बात है ये आपकी आरटी 2009 में मेंशन किया गया है। एंड एक बच्चे की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन करना भी ठीक है कि आप क्या कर रहे हो, बच्चे की स्क्रीनिंग करते हो। तो यहाँ पे हमारे डी वाला पहला दूसरा दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। एंड मैं आपके लिए आरटी का टॉपिक एक बार फिर से पढ़ा दूंगी, जिसमें जितने भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ इस बार रह भी गए थे मुझसे, तो वो सारे कवर करा देंगे, जिससे कोई भी
पॉइंट ना छोड़े, क्योंकि DSSP में थोड़ा सा ज़्यादा वे में पूछा जाता है सिंपल चीज़ों के अलावा भी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उग्र राष्ट्रवादियों के संदर्भ में सही है। मतलब कि जो उग्र होते हैं, तेज होते हैं, उनमें से सबसे प्रमुख बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। हाँ, ये सब हमारे किस में थे, उग्र में थे। एक हमारा बच्चों जो इतिहास में 2 टाइप में बांटे गए हैं, एक उग्र था, एक सौम्य था। मतलब वही जो हाँ जी हाथ जोड़ के अंग्रेजों के आगे खड़े रहे थे, तो 2 टाइप के थे। उग्र वाले क्या कहते हैं कि हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, एकदम जिद पर अड़ जाना। फिर दूसरा है, राजनीतिक कार्य ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया है, कि जो राजनीतिक कार्य हैं, जो पॉलिटिकल वर्क्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस को प्रमोट करते हैं, या फिर उन्हें जन कार्रवाई में कोई विश्वास नहीं था। तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे, उनको जन कार्रवाई में विश्वास नहीं था। ये काम था जो लोग दूसरे वाले जो राष्ट्रवादी थे, जो उनके आगे हाँजी हूँजी करते थे। लेकिन जो उग्र थे, उनमें एक तो हमारा लाला लाजपत राय, बाल पाल, ये सब हमारे आते हैं। इसको याद भी ऐसे करते हैं, बाल पाल लाल, आपने पढ़ा भी होगा आई थिंक। बाल पाल लाल हमारे सब ये तीनों कौन है, उग्र राष्ट्रवादी हैं। दूसरा क्या है, ये सब क्या था कि राजनीतिक कार्य में आत्मनिर्भर, कि हम खुद से काम करें, खुद से मतलब अपने जो भी हमारी मांग है उसको पूरा करवाएं, बिना किसी के आगे हाँजी हूँजी किए। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पे राइट हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बच्चों, देयर आर ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, कि कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। नो डाउट, हमको पता है एक क्लास में हर टाइप का बच्चा पढ़ता है। सम स्टूडेंट हु डू नॉट स्पीक ऑफन इन क्लास, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शायद जो क्लास में नहीं बोल पाते हैं, या जो भी उनके पर्सनल इशू रहे हों। एंड हु टिपिकली डेवलप आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स बिफोर स्पीकिंग आर, और जब बच्चा बोल नहीं रहा तो क्या है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो उसकी सही से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उसके माइंड में वो भी क्या है, दिमाग में रहते हैं, क्योंकि वो बोलता नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं, तब तक उसकी समस्या का समाधान होगा नहीं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे, शाई स्टूडेंट्स। एक्टिव स्टूडेंट, देखो एक्टिव तो होगा नहीं, शाई हो सकता है, बट हम शाई के अलावा और पढ़ते हैं। या फिर नॉन अकेडमिक स्टूडेंट्स, या फिर रिफ्लेक्टिव। तो देखो रिफ्लेक्टिव जो थिंकिंग हमने पढ़ी थी, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या होती है, एक बच्चा जो अपने बारे में, अपना पूरा ओवरव्यू के बारे में सोच रहा है कि उसने अगर 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक कौन कौन सी हरकतें करी हैं, कौन कौन सा उसका प्रोग्रेस अप डाउन जो भी रहा हो, अपने जो पुराने एक्शंस हैं उसको एनालाइज करता है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स में आएंगे, कि वो क्या करते हैं, हु डू नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाते हैं क्लास में, एंड जो अपने आइडियाज़ भी टिपिकली डेवलप कर पाते हैं। जो क्वेश्चंस उनके दिमाग में होते हैं वो भी उनके दिमाग में आते हैं। तो बच्चा अगर इतनी सारी चीज़ें सोच रहा है अपने ही कम बोलने की वजह से, तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स है, कि हाँ वो अपनी कमी को खुद से ही जान रहा है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षा अधिगम सामग्री को विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखो, जो आपकी शिक्षण सामग्री होती है, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, जिसको इन शॉर्ट में हम TLM कहते हैं, उसमें कौन सा सही नहीं है। अप्रशिक्षित सामग्री, देखो अप्रशिक्षित सामग्री होती है बच्चों, इसमें हमारे कार्टून हो गए, चित्र हो गए, या फिर रेखा हो गई, फ्लैश कार्ड हो गए, पोस्टर हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हमारा होता है। संवेदी सामग्री क्या होती है, ये सेंस से संबंधित होती है। तो ये यहाँ पे इतना मतलब अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि ये आपके मेंशन किया गया नहीं। जब आप ये TLM को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, अप्रशिक्षित देखो, एक हमारा होता है अप्रक्षेपित सामग्री, और एक होती है हमारी प्रक्षेपित सामग्री। और वैसे तो हमारी 3 तो जनरल होती हैं, ऑडियो विजुअल एड हो गई, ऑडियो एड हो गई, विजुअल एड हो गई। तो यह सामग्री तो हमारा TLM हो गया, शब्द से तो हमारी होती है, लेकिन संवेदी सामग्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन से छात्रों के समान योग्यता समूह का सही लाभ है, कि बच्चा क्या है, समान योग्यता के बच्चे, समान एबिलिटी के बच्चे ग्रुप में हैं, तो उसका सही हमें प्रॉफिट क्या होगा। पहला आता है, गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी। सही बात है कि अगर सेम मतलब बुद्धि का बच्चा है, सेम थॉट्स का बच्चा है, एक ग्रुप में है, तो उनकी समान योग्यता है, तो क्या बच्चे आपस में बैठ के कोई ना कोई जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही होशियार हैं, दोनों ही अपनी दुविधा को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, छात्र अपनी गति से अध्ययन करते हैं। जब सभी सेम मतलब एबिलिटी के हैं, तो उनकी जो पढ़ने की गति होगी वो सेम होगी, है ना। उनमें जल्दी सीखने की जो एबिलिटी है वो उन दोनों बच्चों में सेम होगी, जो बच्चे ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे राइट हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों के सेम, जिनके इंटरेस्ट हैं सेम हर चीज़, तो उनकी हर चीज़ को करने की एबिलिटी भी सेम होगी। तो
तो ये हमारा समूह समान योग्यता समूह का क्या फ़ायदा है। अगर वहीं हम बोलें कि विषम योग्यता समूह जहाँ पे एक ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हैं, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी दुविधा हो सकती है कि मतलब हर छात्र क्या है, एक दूसरे छात्र को लेके चलना होगा, तो अपनी गति के अकॉर्डिंग अध्ययन करने में उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त महिलाओं का संकेतक है, कि जो मतलब वुमेन होती हैं, सशक्त होती हैं, उनका क्या संकेत है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, सही बात है। जो महिला इंडिपेंडेंट है, पावरफुल है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट भी होगी, उसको पैसों के लिए किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। या फिर दूसरा आता है सामाजिक परिवर्तन में भाग लें, सही बात है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं या फिर सशक्त होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो वो क्या होती हैं, और फिर उनके पास इंडिपेंडेंट भी है, तो वो क्या होंगी, समाज में कोई चीज़ बुरी है तो उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाएंगी, सामाजिक परिवर्तन में भी भाग लेने में काम करेंगी। जैसे हमारी बहुत सारी जो इतिहास में महिलाएं रही हैं, उन्होंने अपने रोल प्ले किए हैं, अपने कस्तूरबा गांधी हो गई हमारी, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बच्चों राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा, दोनों ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुकरण, यानी कि इमिटेशन, किसी चीज़ को फॉलो करना के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कि अनुकरण के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए पहला आता है हमारा, एक आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप नया व्यवहार प्राप्त करना आदर्शीय प्रभाव है, कि आपने क्या किया, एक आदर्श था उसके अवलोकन किया और उसके परिणाम स्वरूप जो नया व्यवहार आपको प्राप्त हुआ वो आदर्शीय प्रभाव है, सही। या फिर प्रकटीकरण प्रभाव, जो बिहेवियर आपको सामने से शो हो रहा है वो क्या है, एक सामूहिक व्यवहार है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ें क्या है बच्चों, सही हैं क्योंकि अगर आपने किसी आइडियल चीज़ का अवलोकन किया है, उसके परिणाम स्वरूप जो आपने रिजल्ट अपना अटेन करा है, तो वो भी क्या होगा, आदर्शीय जो प्रभाव होगा वो उसमें शो होगा। और सेकंड बात है कि अगर बच्चे क्या होते हैं, जो बिहेवियर शो करते हैं, वो सारे उनके ग्रुप के ही जो लोग होते हैं उनसे ही मिलता जुलता होता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सही हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा है, सही नहीं है, इसलिए हम डी वाले को चूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमारे दोनों ही सही नहीं, मतलब सही में होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा नहीं पूछा है, इसलिए ना ही 1 ना ही 2 आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पे पूछा होता कौन सा कथन सही है तो हमारा ए आता। देखो नेक्स्ट आता है हमारा, व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन के संदर्भ में, मतलब इंडिविजुअल लर्निंग के मैनेजमेंट के डिफेंस में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है, छात्रों को लगभग हर दिन व्यक्तिगत दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है, बच्चों को हम डेली बेसिस पे होमवर्क देते हैं कुछ ना कुछ, कि बच्चों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा टास्क रहे कि हमें आज घर पे आके ये पढ़ाई करनी है। फिर छात्र के काम की निगरानी करते समय अति हस्तक्षेप से बचना चाहिए, सही बात है। ये बात बहुत बढ़िया है कि जब छात्र अपना काम कर रहा हो तो उसके काम में ज़्यादा टांग नहीं आनी चाहिए, उसको अपनी बुद्धि, अपने आइडिया, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग काम करते देना चाहिए। अगर उसको हमारी नीड है तो हम उसको स्कैफोल्डिंग के तौर पे हिंट दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बट ज़्यादा हमें उसमें घुसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अपना बुद्धि का अच्छे से विकास नहीं कर पाएगा, अपने आइडियाज़ को अच्छे से इम्प्लीफाई नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे हमारे बच्चों दोनों ही ऑप्शन क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिज़ाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक कौन से हैं, कि क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी के बारे में बात हो रही है, आईसीटी कि उसकी जो एकीकरण की योजना है, मतलब उसको एक इंटीग्रेट करना, उसको डिज़ाइन करने के लिए जो मॉडल है उसके जो प्रमुख घटक हैं कौन से हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तर्क, सही बात। जब भी आप कोई नई चीज़ को लाते हो तो आप क्या देते हो, अपना रीज़न भी देते हो ना, उसके पीछे लॉजिक भी देते हो कि ये चीज़ हमारे जो शिक्षा है उसमें किस तरीके से प्रभावी हो सकती है, बच्चों की जो लर्निंग है उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकती है। या दूसरा है कि कार्यान्वयन के लिए रणनीति, कि आपको कोई भी नया चीज़, अगर आप कोई भी नया इनोवेटिव आइडिया अगर आप शिक्षा में लाना चाह रहे हो तो आप उसके लिए डिज़ाइन भी करते हो कि हाँ हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि हम इस चीज़ को अप्लाई कर पाएँ। तो आईसीटी क्या एक नई चीज़ है, अगर हम शिक्षा के संदर्भ में इसकी बात करें कि हम बच्चों को आईसीटी के माध्यम से शिक्षा देना काफ़ी ईजी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर निकल के आती हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको पहले तो रीज़न भी देना होगा, लॉजिक से आपको सामने वाले को अपनी बात समझानी होगी, देन आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए उस चीज़ को हम कैसे स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईसीटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा महंगा पड़ता है कंपेयर देन नॉर्मल चॉक बोर्ड के कॉन्सेप्ट से। सो ईयर हमारे बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आरटीई एक्ट जो हमारा है 2009, इसके डिफरेंस में
कौन सा हमारा सही नहीं है। एक बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसी बात तो लिखी ही नहीं, ये तो बच्चे के अधिकार के विरुद्ध। तो यही वाला क्या है, हमारा सही नहीं होगा। सेकेंड पढ़ते हैं, बच्चे अपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं। सही, और सही बात है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे क्या फ्री एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, उनसे कोई शिक्षा नहीं ली जाएगी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक का प्रत्येक बच्चा शिक्षा के लिए पात्र है। तो ये सेकंड थर्ड तो हमारे बच्चों सही हो गए, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, सही नहीं है, इसलिए हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी से, 1 मिनट तो हिल गया। माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए जो समावेशी शिक्षा है उसकी योजना डैश वर्ष से शुरू की गई थी। देखो प्राथमिक में हमारा आता है 1 से लेकर 5 तक, उसके बाद हमारा माध्यमिक आता है 6 से 8 तक का। तो इसमें जो ये योजना थी समावेशी शिक्षा की योजना हमारी 2009-10 में शुरू की गई थी, बेसिकली आरटी के अंदर मेंशन थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इकाई नियोजन का कार्य निर्धारित, 1 मिनट बच्चों थोड़ा सा मैं इसको 1 सेकेंड बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज कर लें, नहीं तो आपको देखने में समस्या होगी। हाँ देखिए, इकाई नियोजन का कार्य निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री में से उचित इकाइयों के गठन के साथ शुरू होता है। मतलब कि इकाई में होता है बच्चों यूनिट प्लानिंग की। जो यूनिट प्लानिंग है आपकी, यूनिट प्लानिंग का जो कार्य है वो एक डिसाइड आपके पास सिलेबस होता है, या सिलेबस उसकी जो यूनिट्स होती हैं उसके गठन के साथ में शुरू होता है। सही बात है कि जैसे कि आप क्या करते हो, बच्चे को जो भी चैप्टर्स हैं बुक में उन सब की यूनिट का आपने डिज़ाइन कर लिया कि मुझे इतने दिनों में ये वाली यूनिट को कंप्लीट कराना है, इतने दिनों में ये वाली यूनिट को कंप्लीट कराना है। तो निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के प्राकृतिक संसाधन नामक एक इकाई में संयोजित नहीं किया जा सकता। तो देखो, भारत के प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो इसमें बच्चों हमारा खनिज भी आ जाएंगे। खनिज क्या है, नेचुरल में आते हैं। जल संसाधन क्या है, ये भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर आएगा। भारत के वन संसाधन, ये भी क्या है, हमारे प्राकृतिक के अंदर आएगा। लेकिन जो हमारे संचार है, जो हमारा आईसीटी है, जो हमारा कम्युनिकेशन का मॉडर्न जो रिसोर्स है, जैसे हमारा आईसीटी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सब क्या है, मैन मेड है ना। तो ये हमारे क्या है, भारत के प्राकृतिक संसाधन के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ए वाला आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सहायक तकनीकी स्विफ्टिक्स एक आभासी अनुकूली डैश है। ये एक बच्चों माउस का टाइप होता है। आईसीटी का जो आपका चैप्टर है, यूनिट है, इसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। लाइक माउस, जैसे कंप्यूटर में जो माउस होता है ना, वैसा होता है ये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, 1 मिनट, 11वीं इरेगुलरली कैवलरी के सैनिकों को कब निरस्त किया गया। देखो 1-2 के क्वेश्चन आपको इसमें कुछ हिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल ऐसा पेपर इनका आता है तो आपको ना इससे आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को पकड़ना है और दिशा देनी है। तो देखो, जो 11वीं इरेगुलर कैवलरी थी, जो घोड़े की कैवलरी बोलते हैं, घोड़े की दल को, घोड़े की जो सेना होती है ना, जो पहले के टाइम पे लोग राजा महाराजा हो गए युद्ध वगैरह किया करते थे, तो 11वीं नंबर की कौन सी थी जिसको हमने निरस्त किया गया था, तो 1 अगस्त 1857 को ये निरस्त होता है। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो चलते हैं ऐसे। अब हम बच्चों नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है उस पर मूव करते हैं, सेक्शन 3, उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि सहअभाज्य युग्म में केवल अभाज्य संख्या होती है, कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें क्या होती है, सिर्फ अभाज्य संख्या होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके को प्राइम नंबर होते हैं बेसिकली उसमें ये होता है, जो आपके ग्रुप में जैसे 1-3 हो गया, तो इसमें क्या है, या फिर आपका 2-3 हो गया, तो इसमें क्या है आपका कि जो SCF होता है ना, उनका जो मासा होता है वो 1 होना चाहिए। तो यदि युग्म में दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संयुक्त है, मतलब दोनों संख्याओं में से प्रत्येक क्या है, जुड़ी हुई है, तो वो सहअभाज्य नहीं बनाती। तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इसीलिए डी वाला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये वाला ऑप्शन सही है ना ही ये वाला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब कोई बच्चा, 1 मिनट क्वेश्चन पूरा हल, हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तब होती है जब कोई बच्चा प्रश्न को समझने में सक्षम होता है लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक संचालन या संचालन के क्रम की पहचान करने में असमर्थ होता है। मतलब क्वेश्चन
को क्या है, बच्चा समझ पा रहा है। अगर आपने लिखा कोई क्वेश्चन तो बच्चे ने उसको समझ तो लिया, लेकिन वो उसको उस पर अपना एक्शन नहीं कर पा रहा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा। जैसे मोस्टली हमने एक सीरीज़ लिख दी 8 9 16 27, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो बच्चा समझ तो रहा है कि सीरीज़ का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये चीज़ सोच नहीं पा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रूपांतरण त्रुटि होती है ये, कि बच्चे को ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है। पठन त्रुटि नहीं है, पठन त्रुटि होती है जिसमें पढ़ने में समस्या होती है। कूट लेखन होती है जिसको कोड करने में समस्या होती है। समझने में त्रुटि होती है, ये भी बात नहीं है। अदरवाइज़ तो वो क्वेश्चन का ये भी नहीं समझ पाता कि क्वेश्चन क्या है, कैसे है, बस क्वेश्चन को ऑपरेट नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दशमलव पर एल्गोरिथम को समझने के लिए स्थानिक मान निरूपण की समझ की आवश्यकता होती है। सही बात है। जब आप दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको समझते हो तो आपके लिए क्या है, प्लेस वैल्यू की निरूपण की आवश्यकता होती है। अगर आपको पता है प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी 23.22, तो इस 2 की अगर हम आपसे प्लेस वैल्यू पूछते हैं तो क्या होगी, 0.1 होगी। नॉर्मली अगर हम आपसे वैसे पूछते 23 2 तो इसमें 2 की क्या होती है, टेंस होती है ना। तो आपके लिए एल्गोरिथम को समझने के लिए स्थानिक मान निरूपण की समझ की आवश्यकता होती है। दशमलव पर एल्गोरिथम की समझने के लिए अनुमान की भावना की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। अनुमान तो आप लगाते हैं, सोचते तो ही ना। तो यहाँ पे हमारा ओनली फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। मतलब क्लासरूम की टीचिंग के संदर्भ में कौन सा सही से मैच होता है। अ क्वेश्चन फ्रॉम टीचर, टीचर से क्वेश्चन पूछना इनिटेशन कहलाएगा। एन आंसर फ्रॉम चाइल्ड, एक आंसर जो चाइल्ड को मिलता है वो रिस्पॉन्स होता है, सही बात है। या फिर फीडबैक फ्रॉम द टीचर, फॉलो अप। ये तीनों ही चीज़ें क्या है, टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में सही बैठती हैं क्लासरूम में। अगर बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है, इनिशिएट किया उसने, क्वेश्चन का जो आंसर है रिस्पॉन्स मिला चाइल्ड को, तो क्या हो गया वो, एन आंसर फ्रॉम चाइल्ड। या फिर फीडबैक फ्रॉम द टीचर, अगर टीचर से फीडबैक बना तो वो क्या क्या हुआ, फॉलो अप करेगा उसे। तो ये तीनों ही हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, छात्र अधिगम के रचनावादी उपागम में सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब बच्चे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है वहाँ पे अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं ज्ञान के निर्माण पर लक्ष्य रखती हैं। अब इसमें कौन से प्रोसेस हैं जो ज्ञान के निर्माण में प्रमोट करते हैं। एक दूसरे से प्रश्न पूछना, सही बात है। दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये रहा, एक बच्चा ये रहा, दोनों आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इससे क्या है, नई नई बातें निकल के आएंगी, नई नई चीज़ों के आंसर पता लगेंगे, तो उनकी जो ज्ञान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और ज्ञान का क्या होगा, क्रिएशन होगा खुद से, कहानी का अर्थ निकालना। तो ये दोनों ही क्या है, इन दोनों में क्या बच्चा अपने सबके एक्टिव फॉर्म में है और अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है। यहाँ बच्चा खुद से सोच रहा है, खुद से एक्टिव है। सो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाते हैं, हमारे करेक्ट होते हैं। डी वाला हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, खोज अधिगम पद्धति। 1 मिनट। खोज अधिगम पद्धति कई सिद्धांतों पर आधारित है। जो आपकी ह्यूरिस्टिक मेथड है ना, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको देने वाले कौन थे, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। पढ़ा होगा आपने, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ, तो निम्नलिखित में से वे कौन सा सिद्धांत नहीं है। गतिविधि का सिद्धांत, हाँ, एक्शन बेस पे तो होती है। खोज में क्या होते हैं, एक्शन में तो लेते हैं, बच्चे सोचते हैं, करते हैं, हमको विकल्प भी सोचते हैं कि अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ को लेकर खोज करना है तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी बच्चा सोचता है। उद्देश्यपूर्ण अनुभव का सिद्धांत होता है कि उद्देश्य है खोज में, तभी तो बच्चा खोज में लगेगा, अदरवाइज फालतू काम थोड़ी है खोज करना। या फिर आकलन और मूल्यांकन का सिद्धांत, तो यहाँ पे हम बेसिकली खोज अधिगम सिद्धांत में जो पद्धति है इसमें आकलन और मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, असेसमेंट या फिर इवैल्यूएशन नहीं हो रहा। बच्चा एक चीज़ कर रहा है, एक चीज़ को, एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, जिसको करने के वो तरह तरह के विकल्प सोचेगा, और साथ ही में जो भी उसके उद्देश्यपूर्ण अनुभव हैं, जो उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज में जो भी लर्निंग को एक्वायर किया है उसको उपयोग करेगा। और यहाँ पे इसीलिए आकलन का और मूल्यांकन का कोई औचित्य नहीं बनता। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि अनुसंधान से, यानी कि जो रिसर्च होते हैं
रिसर्च से पता चलता है कि हम में से कई लोगों के लिए भाषण को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता मस्तिष्क के दाएं अर्धगोलार्ध में मौजूद होती है। यानी कि आपका जो दिमाग है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वहाँ पे भाषण को समझने की जो क्षमता होती है, उत्पन्न करने की, वो मौजूद होती है। दूसरा है कि अनुसंधान से पता चलता है कि शरीर के दाएं ओर अनुभव की गई किसी भी चीज़ को मस्तिष्क से बाएं अर्धगोलार्ध में संसाधित किया जाता है। मतलब जो राइट साइड है, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस लिया है तो हम उसको क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से कनेक्ट करते हैं। तो यही वाला यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। जो आपकी लैंग्वेज की बात हो रही है वो दाएं अर्धगोलार्ध में नहीं होती है, बल्कि हमारे किस में होती है, बाएं में होती है। देखिए, आपका एक लेफ़्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है। लेफ़्ट ब्रेन में क्या होती हैं, जितनी भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी लेफ़्ट ब्रेन में आती हैं। एंड जो आपकी लैंग्वेज हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, वो सब हमारी राइट ब्रेन में होती है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा द एबिलिटी, एक मिनट, द एबिलिटी दैट इनेबल चाइल्ड टू स्पीक, रीड एंड राइट विद फेलिसिटी एंड एक्सप्रेस हरसेल्फ इज कॉल्ड। मतलब एक एबिलिटी जिससे बच्चा खुद को क्या करता है, बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, अपनी जो थॉट्स हैं उनके साथ में, फीलिंग्स के साथ में, और खुद को व्यक्त कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी या फिर इंटेलिजेंसी। तो ये क्या है, फ्लुएंसी है ना, कि वो अपनी बातों को कह पा रहा है, सुन पा रहा है, पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक फ्लुएंसी में हो रही हैं, फ्लुएंट वे में हो रही हैं। सो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा, बिकॉज जो इंटेलिजेंसी है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वातावरण में शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आईसीटी की बात हो रही है कि आईसीटी के जो रेफरेंस में टीचर्स की जो रोल है उसके रेफरेंस में कौन सा क्वेश्चन सही है। निर्देशकों का समर्थन करने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री बनाना सही बात। जो भी निर्देश हैं आपको देने, तो उसके लिए आप क्या करते हो, मल्टीमीडिया जो सामग्री है उसको तैयार करते हो। शैक्षिक सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करना, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जिससे आपको बच्चे को लर्निंग करानी है, तो उसको भी आप क्या करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि सही से प्रोसेस हो भी पा रहा है, नहीं हो पा। चाहे आपके प्रोजेक्टर हो गया, अगर आपको प्रोजेक्टर वे में बच्चे को पढ़ाना है तो आप चेक तो करते हो ना कि आपका प्रोजेक्टर सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। या फिर निर्देशों का समर्थन करने के लिए हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना। तो जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, जो जैसे आप लोग गूगल पे आते हो, कोई पेज खोलते हो, तो वहाँ पे आपको उसी पेज में और सारी हाइपरलिंक शो होती हैं। वो हाइपरलिंक क्या करती हैं, आपको एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाती हैं। तो वही हमारे क्या है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कराते हैं, जो कि हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे सही हो गए कि आप बच्चे को कनेक्शन बना रहे हो। सो यहाँ पे ए बी सी में से बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दूसरी भाषा के संपर्क में जितना समृद्ध होगा उतना ही अधिक संभावना है कि हम उसे ग्रहण कर लेंगे। मतलब कि जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका कांटेक्ट जितने अच्छे से हो पाएगा बच्चे से, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएंगी ना कि बच्चे उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पाए। सही बात है, अगर बच्चे किसी आपको उसको कोई सेकेंड लैंग्वेज सिखानी है तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज में जितना ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, कर पा रहा है, तो उतना ही ईजी पड़ेगा उसको अडॉप्ट करना। और सेकेंड होता है, पहली भाषा में उपलब्ध भाषा समृद्ध वातावरण दूसरी भाषा में हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ये भी बात सही है, ज़रूरी नहीं है पहली भाषा में जो आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला वो आपको सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करते टाइम भी मिलेगा। जिसे बेसिकली हमारी जो पहली लैंग्वेज होती है, जो हमारे घर आसपास की भाषा होती है, तो उसमें जितने आप कंफर्टेबल होते हो उतना आपको कंफर्टेबलनेस जब आप सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हो उसमें नहीं मिलता है ना। सो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्यामिति अंतर्ज्ञान रचनात्मकता और पूछताछ विकसित करने का प्राकृतिक तरीका है। कि आप क्या करते हो, ज्यामिति अंतर्ज्ञान, बच्चे को ज्योमेट्री का हो गया थोड़ा सा नॉलेज, और क्रिएटिविटी हो गई, पूछताछ हो गई, क्वेश्चन करना इंक्वायरी बेस्ड पर। तो इससे क्या है, ये सब एक डेवलपमेंट का नेचुरल वे है ना। ज्यामिति स्थानीय संबंधों के अध्ययन से बहुत अलग है, ऐसा कुछ नहीं। ज्यामिति जो आपके स्थानीय संबंध है उससे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रिलेट करती है। सो यहाँ पे ओनली फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कमज़ोर लेखन कौशल, जिसमें कमज़ोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो जिसको हम कहते हैं, जिस
जो आपको समस्या होती है चलने फिरने में, कोई काम करने में, तो वो हमारी डिस्पेक्सिया कहलाती है। ये आपकी जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसमें आप में डिस्पेक्सिया होगा, डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया होती है पढ़ने लिखने से संबंधित, मायोपिया हमारा आँख का रोग होता है कुछ, और हाइपर मेट्रोपिया ये मुझे याद नहीं आ रहा किसका होता है फिलहाल। सो कमजोर लेखन कौशल की आपकी क्या है, जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स है वो सही से डेवलप नहीं है, तो ये हमारे किस में आती हैं, डिस्पेक्सिया में आते हैं। फिर आता है हमारा प्रत्येक आकृति, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, डैश के घूर्णन के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो कोई भी आकृति होती है उसका एक जो ओवरऑल किस रेंज में घूमती है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के अंदर तो घूमती है, तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्या आता है, किसी देश में मीडिया, प्रशासन, न्यायपालिका और औपचारिक शिक्षा की भाषा को डैश कहा जाता है। तो वो वहाँ की क्या होती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है किसी भी देश में। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश, हिंदी हो गई, जो भी है हमारी लैंग्वेज। तो किसी भी देश में मीडिया हो गई, प्रशासन हो गया, न्यायपालिका हो गई, औपचारिक शिक्षा हो गई, वहाँ पे जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है, मानक भाषा होती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। आप वहाँ पर जाके तो मैं नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चे के समग्र विकास में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को विकास की डैश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आपको शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, बच्चे की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना है और मूल्यांकन प्रक्रिया को का विकास करना है, तो हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, जो विद्यालय क्षेत्र है उन पर भी, साथ में जो गैर विद्यालय क्षेत्र है उस पर भी, क्योंकि दोनों ही जो क्षेत्र हैं, विद्यालय क्षेत्र में आपकी जो विद्यालय के अंदर होने वाली गतिविधियाँ हैं, गैर विद्यालय क्षेत्र में जो विद्यालय के बाहर का जो एटमॉस्फेयर हो गया, तो वो दोनों ही चीज़ें क्या बच्चे के विकास में अपना प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, वही घटना जो सबसे अधिक बार देखी जाती है अर्थात जिसके मान की उच्चतम आवृत्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं। आपने बहुलक के क्वेश्चन देखे, 2 2 3 2 3 2 4 2, तो इसमें 2 2 क्या है, बार बार आ रहा है, यही हमारे बहुलक है। इसमें पूछा था कि बहुलक कौन सा है, तो 2 आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होते हैं कि किसी भी जो सीक्वेंस है उसमें एक संख्या बार बार उसकी आवृत्ति होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है, तो वो हमारा बहुलक कहलाता है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कहानी को दोबारा सुनाने में से बच्चे कहानी की भाषा को अधिक परिचित हो जाएंगे। सही बात है, बच्चे को अगर आप एक चीज़ को 10 बार सुनाते हो, आप ही एक चीज़ को 10 बार पढ़ते हो, तो आप क्या उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाते हो। या फिर कहानी को दोबारा सुनाने से बच्चे विभिन्न तरीकों से भाग ले सकेंगे। सही बात है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार सुना रहे हो तो बच्चे की जो रीजनिंग है, लॉजिकली रीजनिंग है, वो डिफरेंट वे में उसमें काम करेगी। तो यहाँ पे पहले और दूसरे दोनों ही हमारे सही हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभिग्रहित को आधार कहा जाता है कि आप किसी चीज़ को क्या करते हो, अभिग्रहित करते हो, ग्रहण करते हो, तो वो क्या है, आधार बन गया ना। उसी के बेसिस पे आपकी जो नॉलेज होगी वो कंस्ट्रक्ट होगी, या फिर पहले सिद्ध किए गए कथन को आधार कहते हैं। ये भी बात है कि अगर आपने पहले कोई स्टेटमेंट प्रूव कर दिया तो वो क्या हो गया, बेस बन गया आपका। तो दोनों कथन यहाँ पे हमारे क्या है, सही हैं। तो आप देख रहे हैं तो DPSP का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है बाकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए, वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा जिसको हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार स्वयं नामक वेब पोर्टल के माध्यम से, कौन सा पोर्टल, स्वयं वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स लोकार्पित कर रही है। ये बात हमारी सच है। जो भारत सरकार है वहाँ पे क्या है, एक स्वयं नाम का पोर्टल है, उसके माध्यम से आपकी जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो चलाए जाते हैं और लोग वहाँ से लेते भी हैं कोर्सेज वगैरह। वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सभी के लिए किसी भी जगह पर जहाँ तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहुँच है निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो ये जो आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज सभी के लिए किसी भी प्लेस पर रहती हो वो, तो ICT की वहाँ से क्या है, फ्री में अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं आती। तो यहाँ पे आपके दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज़ सही है। टीचर शुड बी क्विक इन बिगिनिंग एट टीचिंग इंग्लिश। तो कोई बात नहीं बनती कि टीचर क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में तेज़ी से पढ़ाना चाहिए इंग्लिश, ये कोई बात नहीं है। एक हमारी समान गति होनी चाहिए पढ़ाने की, बच्चों के आधार पे बच्चे किस तरीके से लर्निंग को एक्वायर कर रहे हैं। या फिर इन द बिगिनिंग वाइल गिविंग इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश द टीचर शुड यूज़ जेस्चर्स।
अगर हम शुरू में बात करें, जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको क्या है, कुछ जेस्चर्स वगैरह होगा, उसका भी उपयोग करना चाहिए, जैसे आपकी हाथ मुद्राएं वगैरह हो गई। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला ठीक होगा, ना कि फर्स्ट वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने तेज़ी से पढ़ाना शुरू करते तो बच्चे के दिमाग से ऊपर से ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट हट जाएगा। देखिए, ये तो हमारे सेक्शन सी के भी 20 क्वेश्चन हो गए। अब हम सेक्शन डी के जो 20 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है। कि बच्चा जब 1st to 5th क्लास में है तो आप बच्चे को क्या करते हो, आर्ट एजुकेशन होती है, जो ड्राइंग होती है, ये सारी जो शिक्षा है इसको देते हो। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए पहला लिखा है कि बच्चों को अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति विकसित करने की अनुमति देता है। सबसे सही बात है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे के दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो क्या है, उनको ड्रॉ करता है। वो अपने माइंड की जो उसकी इमेजनरी वाली जो विजुअलाइजेशन है वो उसको क्या करता है, बनाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, कॉपी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई डायग्राम, कुछ ना कुछ चित्रकारी वो करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके दिमाग में वो चीज़ें आ रही हैं। जैसे वो जो एक मूवी थी तारे ज़मीन पे, तो उसमें जो लड़का है जो चश्मा लगाता है वो क्या करता है, जब आमिर खान उसकी कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि उसके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो वो उनको ड्राइंग करता है। जब बच्चे अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ों को मतलब ड्राइंग के थ्रू अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये क्या है, एक अच्छा माध्यम है खुद को क्या, अपनी अभिव्यक्ति को विकसित करना, कि वो क्या हैं और वो कैसा महसूस करते हैं। और दूसरा आता है कि ये आत्म विश्लेषण और आत्म अनुशासन के स्तर को बढ़ाता है। बच्चा क्या है, सेल्फ एनालाइज करता है अपने दिमाग की जो थॉट्स हैं या फिर जो डिसिप्लिन है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, बच्चे में बढ़ता है। तो ये दोनों ही यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे सही होते हैं, इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भाषा के विकास में खेल किस प्रकार से सहायक हो सकता है। पहला है कि खेलते समय बच्चों को दूसरों के साथ ऐसे शब्दों में संवाद करना होता है जिससे समझा जा सके। सही बात है, जब दो बच्चे हैं, ये एक ए बच्चा हो गया, एक बी बच्चा हो गया, ये आपस में खेल रहे हैं तो इनकी लैंग्वेज कैसी होगी कि दोनों बच्चे आपस में समझ सकें। वरना क्या होगा, खेल में अगर लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है तो दो टीम खेलेंगी कैसे। तो ये वाली तो हमारा सही हो गया। दूसरा होता है पजल और रिडल जैसे गेम बच्चों की शब्दावली बढ़ाने में मदद नहीं करते। तो ये चीज़ क्या गलत है, पजल हो गया, रिडल हो गया, सब क्या बच्चों को नई नई शब्द पता लगते हैं इसके थ्रू कि कौन कौन से और न्यू वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में शुरू की गई पर्यावरण शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं। कि हम बच्चे को क्या करते हैं, 1st से लेकर 5th तक जो ईवीएस होती है 2nd से लेकर 5th तक की, तो उसकी उद्देश्य क्या है कि हमने क्यों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना शुरू किया। तो पहला है कि गुणवत्तापूर्ण वातावरण को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए आदतों, मूल्यों, अभिव्यक्तियों और संवेगों को अंतर्निविष्ट करना। कि बच्चे को आप क्या, अगर छोटे से ही पर्यावरण की शिक्षा देते हो, एनवायरनमेंट एजुकेशन देते हो, तो क्या है, वो अपने पर्यावरण के लिए सचेत होगा। कहीं ना कहीं उसकी जो हैबिट्स होंगी उस अकॉर्डिंग फॉर्मेट होंगी, वैल्यूज सीखेगा, उसकी जो एटीट्यूड है वो क्या होगा, नेचर के प्रति थोड़ा बहुत सेंसिटिव होगा, और उसकी इमोशंस भी क्या होंगे, उसको कंट्रोल करेगा, मतलब समझेगा दुनिया के साथ जोड़ के। तो ये वाला क्या है, सही हो गया। दूसरा था बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा आती है और जागरूकता विकसित होती है। कि बच्चे क्या अपने पर्यावरण को जानना चाहते हैं कि अगर चिड़िया उड़ती है तो क्यों उड़ती है, पेड़ है तो पेड़, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो हमें लगता है पेड़ भी हमारे साथ चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब बच्चों के दिमाग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें जनरेट होते हैं, बच्चे नई नई चीज़ों को सीख पाते हैं। सो यहाँ पे ए बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए क्रियाकलाप आधारित उपागम का उपयोग करते समय दिए गए चरणों का अभ्यास किया जाना चाहिए। इन चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। कि आप क्या करते हैं, बच्चे को अगर इन्वायरमेंट स्टडी करा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, क्रियाकलाप आधारित कोई अप्रोच अप्लाई करते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप सही सीक्वेंस होगा। पहला, प्रक्रिया पर चिंतन करना, या फिर चीज़ को दोहराना यानी कि रिपीट करना, या फिर क्रियाकलाप को संचालन करना, या फिर क्रियाकलाप की योजना बनाना। तो सबसे पहले क्या होता है, हम किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाते हैं, डी हो गया। देन हम क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, संचालित करते हैं, सी हो गया। देन क्या करते हैं, हम उसको उस जो भी हमने संचालन किया उसके बारे में सोचते हैं कि हमने इसको सही तरीके से किया या फिर नहीं किया, एक तरीके से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो होती है। तो डी सी ए हो गया।
देन हम क्या करते हैं, रिपीट उसी प्रोसेस को। अगर हमें लगता है कि हमने सही से किया तो हम दोबारा कराते हैं। तो डी सी ए भी यहाँ पे डी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि शहरों, कस्बों और गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल, एक हमारे पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं और थीमेटिकल मैप होते हैं। 3 टाइप के बच्चों हमारे मैप के टाइप होते हैं। थीमेटिकल मैप, तो जो पॉलिटिकल मैप होता है वो क्या होता है, शहर, कस्बे, गांव, इन सब के जो राज्य हो गए, सीमाएं हो गई, बॉर्डर लाइन हो गई, उन सबको शो करता है। उसको हिंदी में हम कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। और जो फिजिकल मैप होते हैं वो क्या होते हैं, पर्वत, पहाड़, ये नदियाँ, ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल मैप में आती हैं। जो थीमेटिकल मैप होती है इसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं हमारी बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली हम इन 2 को पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया रचनात्मक अभिव्यक्तियों को पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण और अधिगम का एक अभिन्न अंग बनाकर कक्षा अधिगम के अनुभव को समृद्ध किया जा सकता है। रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ कई प्रकार के रूप ले सकती हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, रचनात्मक अभिव्यक्तियों को पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण और अधिगम के साथ में एक इम्पॉर्टेंट आपने अंग बना रहे कि क्रिएटिविटी को क्या करते हो, बढ़ावा दे रहे हो कि बच्चा ईवीएस में भी क्रिएटिविटी को अप्लाई कर पाए। तो इसमें जो रचनात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं, जो क्रिएटिविटी की जो फॉर्मेशन है वो कई प्रकार के रूप ले सकती हैं। जैसे चित्रकलाएँ, आप डिफरेंट अच्छे तरीके के चित्र होते हैं उनको बना के बच्चे को समझा सकते हो। जैसे अगर आपको बच्चे को समझाना है सोलर सिस्टम, तो आप उसको क्या करते हो, डायग्राम के थ्रू समझा रहे हो, या आपको बच्चों को जो भी छोटी छोटी क्लासेस में सब पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें, कठपुतली, आपने देखा होगा कठपुतली डांस वगैरह होता है, कठपुतली के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, जैसे स्टोरीज भी क्या होती हैं कठपुतली की फॉर्म में दे रखी होती हैं, बच्चों की जो किताबें होती हैं छोटी वाली उसमें, या फिर गति और नृत्य। तो ये सारी जो प्रकार हैं वो क्या है, रचनात्मक अभिव्यक्तियों का माध्यम है ना। कि आप एक टिपिकल सी रीडिंग कराने के अलावा आप क्या कर रहे हो, बच्चे को नए नए तरीक़ों से सिखा रहे हो जिससे बच्चा अच्छे से सीख पाए। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, रचनात्मक माध्यम से सिखाने पर ही अच्छे से सीख पाते हैं। सो यहाँ पे सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा अवनत वध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है। तो पहला हो गया ढोल की, यहाँ पे कौन सा जो गीत है, कौन सा वाद्य है वो किसको बिलोंग करता है, ये चीज़ यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। देखो अवनत वध कौन से होते हैं बच्चों, जो चारों ओर से ढके होते हैं, चारों ओर से ढके होते हैं कि आप बंधे हो तो उसको हम कहते हैं अवनत वध। ठीक है, यानी कि लपेटा हुआ, जैसे जो आपका चमड़ा होता है ना, चमड़े से मड़े हुए वाले जो मतलब वाद्य यंत्र होते हैं उसको हम कहते हैं अवनद वाद। तो ढोल क्या होती है, आपकी पूरी चमड़े से मड़ी होती है। तो ये पंजाब का है, तो ये वाला तो सही हो गया। फिर हमारा आता है नाल, नाल बंगाल का नहीं है, ये गलत हो गया। ढाक, हमारा ढाक क्या होती है, ढाक हमारी चमड़े से पूरी मड़ी होती है, बंगाल का है, ये सही है। फिर हुडक्का, ये भी हमारा क्या है, पूरा पैक होता है, चारों ओर से ढका हुआ एक वाद्य यंत्र है जो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये हमारे सही हो जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट होता है हमारा खेल और परेड किस प्रकार की पाठ्यक्रम गतिविधि के उदाहरण है। तो ये किस में आते हैं, खेल कराना, परेड कराना, क्या साहित्यिक की बात हो रही नहीं हो रही है, सामाजिक कल्याण की अगर आप में नहीं, नागरिक विकास से नहीं, ये क्या हो गया, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि ये खेल कराना, परेड कराना, इन सब क्या आपकी फिजिकल ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक पाठ छात्रों के लिए अवसरों की श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन अवसरों को सही उदाहरण है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडी है आपकी, उसके जो प्रत्येक पार्ट है वो क्या कर रहा है, छात्रों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की एक सीरीज़ प्रदान कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन अवसरों का उदाहरण है, पाठ के पात्रों को बच्चों के अपने जीवन से जोड़ना। सही बात है, ये सबसे अच्छी बात होती है। अगर आप कहानी का जो अंश है उसको बच्चों की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओगे तो बच्चे को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। या फिर बच्चों को उनके व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। साथ ही में आप बच्चे को चांस दे रहे हो कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आप पूछ रहे हो कि बच्चों आपने मोर देखा है, मोर नाचता है तो किस किस ने देखा है, कौन कौन किस किस ने गाँव देखे हैं, किस किस ने गांव में भ्रमण किया, किस किस ने खेत देखे। तो बच्चों का जो अनुभव है बच्चा उसको साझा कर पा रहा है, तो बच्चा क्या होगा, एक्टिवली इंगेज होगा क्लासरूम में, सो दैट जो हमारी क्लासरूम लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छे से
काम कर पाएगी, अपना पूरा टास्क कर पाएगी। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सोशियोमेट्री इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ। देखिए सोशियोमेट्री क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं सामाजिक संबंध अध्ययन। मतलब आप क्या है, समाज से जोड़ के पढ़ रहे हो। तो सोशियोमेट्री क्या है, एक तरीके का इंपॉर्टेंट टूल है किसके लिए, पीयर असेसमेंट की या फिर सेल्फ असेसमेंट की। तो अगर हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट, तो ये तो सिर्फ एक व्यक्ति की बात हुई ना, खुद के मूल्यांकन की। लेकिन जो सोशियोमेट्री है ये क्या है, सामाजिक संबंध का अध्ययन करना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पीयर असेसमेंट आएगा। क्योंकि पीयर में क्या होते हैं, ग्रुप आते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे बच्चे हुए ना यहाँ पीयर में आपके। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से सोशल ग्रुप हो गया। तो इसलिए हमारा ओनली डी वाला सही होगा, यानी ओनली फर्स्ट पीयर असेसमेंट। फिर हमारा आता है निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबको पता है 21 जून को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को समझने के लिए विद्यार्थियों को अधिगम के लिए विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा सकता है। तो पौधों के अध्ययन के लिए क्षेत्र भ्रमण करने से छात्र किस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। मतलब कि आप क्या ईवीएस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना चाहते हो बच्चों के लिए, तो आप उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिप पे टूर पे ले जाते हो। तो पौधों के अध्ययन के लिए एक क्षेत्र भ्रमण करने से छात्र किस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। कि आप बच्चे को पौधों के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप उसको घुमाने ले गए हो, जिससे कि आप गार्डन में जो पेड़ पौधे हो उनके माध्यम से अच्छे से बच्चों को समझा सको। लेकिन ऐसा करने से कौन सा एक आपका जो मतलब ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो पहला है पत्तियों के प्रतिरूप का अवलोकन करना। तो ऐसे तो नहीं है, जब आप बच्चों को सामने से ही पेड़ पौधे दिखाने ले जा रहे हो तो वो क्या है, पत्तियों का तो अवलोकन अच्छे से कर पाएगा। फिर पौधों का वर्गीकरण करना, ऐसा भी नहीं जब आप बच्चे को बाहर टूर पे ले जाते हो, ट्रिप पे कहीं बाहर दिखाने, तो बच्चे पूछते हैं कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है, इसका क्या होता है। या फिर आंतरिक विशेषताओं का अवलोकन करना, ये चीज़ मेन है कि बच्चा क्या है, जो उसकी क्वालिटीज़ है अंदर की छुपी हुई, उनको क्या है, उनका अवलोकन नहीं कर पाएगा ना, वो तो आपको समझाना ही पड़ेगा उनके लिए अलग से। या फिर परिचित पौधों के नाम को पहचानना, तो ये तो बच्चा कर लेगा, लेकिन ये सी वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग शिक्षा का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास करना, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एकीकृत करना, या फिर अपने और अपने परिवेश के लिए उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करना। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मानसिक स्वास्थ्य का अभ्यास, कौन सा योग, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का भी अभ्यास होता है इससे। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और अपने अपने परिवेश के लिए उच्च स्तर की चेतना भी प्राप्त करते हैं कि बच्चा अपनी सोसाइटी के लिए सेंसिटिव हो पाए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश भाषा निर्माण और शब्दावली बढ़ाने और उच्चारण में सुधार करने में मदद करता है। सौंदर्य और सांस्कृतिक विकास, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। या फिर भ्रमण क्रियाकलाप, या फिर अवकाश के समय की क्रियाकलाप, या फिर साहित्यिक क्रियाकलाप। तो यहाँ पे जो आपका लिटरेचर हो गया वो क्या करता है, आपकी कहीं ना कहीं शब्दावली बढ़ाता है, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, आप नए नए शब्द पढ़ते हो अपने लिटरेचर में, और आपके उच्चारण में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो बी वाला यहाँ पे सही होगा। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में वर्तमान चिंतन और अभ्यास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम योजना 2005 ने नागरिक शास्त्र के बजाय राजनीतिक विज्ञान शब्द का सुझाव दिया। आपके एनसीएफ 2005 की बात कर रहा है। तो इसने क्या कहा है कि आप सिविक्स की जगह क्या बोलोगे, पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड है उसको यूज़ करोगे। तो ये वाली बात हमारी सही होती है। या फिर वर्तमान पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की धारणा को केवल शिक्षा प्रद से अधिक प्रस्तावित में बदलने का प्रयास करता है। कि जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ शिक्षा प्रद से ज़्यादा क्या हो प्रस्तावित, तो मतलब क्या प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसकी बच्चे को लर्निंग अच्छे से कराओ। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है
डैश गति विचारों को नृत्य रूप में व्यवस्थित करता है। तो कौन सी चीज़ें जो गति विचारों को व्यवस्थित करती है नृत्य के फॉर्म में? तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, नृत्य प्रशिक्षक जो आपका डांस ट्रेनर होता है वो क्या करता है, आपकी डांस के जो फॉर्म्स हैं उसको एक सीक्वेंस में बताता है कि इस वाले गाने पे इस वाले लाइन के बाद में ये वाला स्टेप आएगा, फिर आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है डांस का। नेक्स्ट हमारा आता है भारत में 1990 के दशक के मध्य तक नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकें डैश के दृष्टिकोण से लिखी जाती रही थी। तो पितृव्रत अवस्था या फिर स्वतंत्रवादी अवस्था। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा राइट ऑप्शन है वो है पितृव्रत अवस्था, यानी कि ये वाला। क्यों? क्योंकि 1990 के दशक के मध्य तक क्या था, जो सिविक्स थी वहाँ पे जो पिताजी होते हैं उनको उनकी सोच को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उसके अकॉर्डिंग हमने बुक को उसी दृष्टिकोण के माध्यम से डिज़ाइन करते थे। फिर हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आदर्शवादी उपागम से किया जाता है, या फिर सामाजिक विज्ञान मानव मामलों के सैद्धांतिक पहलुओं से संबंधित है, या फिर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे से संबंधित है। देखिए सामाजिक विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी बोलो या फिर सोशल साइंस बोलो, बात हमारी घूम फिर के एक ही आती है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, सही हो गए। ये तो सही है, इन्होंने पूछा है सही नहीं है। फिर आता है सामाजिक विज्ञान मानव मामलों के सैद्धांतिक पहलुओं से संबंधित है, जो आपके ह्यूमन अफेयर्स होते हैं उसको लेके हम इसमें बात करते हैं, ये भी सही है। सामाजिक अध्ययन का अध्ययन आदर्शवादी उपागम से किया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ से हम आदर्शवादी जो अप्रोच है उसको ही फॉलो करें। हम दोनों अप्रोच को, हर तरीके की जो सोच है उसको फॉलो करते हुए इसका अध्ययन करते हैं। हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम आइडियल सोच को भी फॉलो करते हैं। जैसे जो हमारे महापुरुष हो गए तो उनकी जो अच्छी बातें हैं हम उनको फॉलो करते हैं, जो बुरे लोग हुए इतिहास में उनकी बुरी बातों को नकारते भी हैं। तो सिर्फ एक ही सोच विचार के साथ तो नहीं रहते। इसलिए यहाँ पे ये वाला सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कथक, कथकली, कुचिपुड़ी किस प्रकार की कला है? संगीत है, चित्रकारी है, कठपुतली का खेल है, सिंपल सी बातें क्या है बच्चों, डांस की फॉर्म्स हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है किसने उद्धृत किया कि कला का उद्देश्य चीज़ों की बाहरी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करना नहीं है, बल्कि उनके आंतरिक महत्व का भी प्रतिनिधित्व करना है। ये पूछा जाता है कि जो आर्ट है उसका उद्देश्य ये नहीं कि आप चीज़ों को बाहर से शो करो, उनको लीड करो, मतलब चीज़ों की जो इनर ब्यूटी है उसको भी आप रिप्रेजेंट करो। तो ये कहानी कहने वाले कोई और नहीं थे, अरस्तु महाराज थे। ये तो इनका पूरा स्टेटमेंट है, एज अ डेफिनेशन पूछा गया है। अब हमारा बच्चों लास्ट सेक्शन आता है, फिफ्थ वाला, जिसमें पहला क्वेश्चन है मुख्य रूप से विद्यालयों के कामकाज में सुधार के लिए स्थापित विद्यालय स्तर सामुदायिक संरचना है। मतलब विद्यालय के जो कामकाज है उसमें सुधार की बात हो रही है। तो ग्राम शिक्षा समिति या फिर अभिभावक शिक्षक संघ, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, विद्यालय के कामकाज में सुधार के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसमें प्रधान वगैरह बाकी लोग होते हैं, वो सब लोग मिलकर क्या करते हैं, स्कूल की प्रोग्रेस को लेके अच्छे से डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, भले ही कुछ हो ना हो। दूसरा अभिभावक शिक्षक है, मतलब जो पेरेंट्स टीचर की जो फोरम होती है आपकी, उसमें डिस्कस करते हैं बच्चों की नीड्स के बारे में, बच्चों को मतलब किस तरीके से हम एजुकेट करें, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों की जो पर्सनल नीड्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बच्चों के बारे में, तो पता भी लगता है टीचर्स को अच्छे से कि हाँ बच्चे की कहाँ कहाँ क्या क्या कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा किशोरी शक्ति योजना 2000 में डैश आयु वर्ग की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए लोकार्पित की गई थी। तो ये 11 से जो 18 वर्ष की जो आपकी लड़कियां थी उनके लिए एम्पावरमेंट, मतलब पावरफुल बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किसके उदाहरणों का उपयोग समझाने के लिए नहीं किया जा सकता कि इनका हमारे दैनिक जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? किराने की दुकान, वन, या रेलवे स्टेशन। तो देखिए यहाँ कहते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कौन से एक से एग्जाम्पल्स हैं जिसका यूज़ आप बच्चों को ये समझाने के लिए नहीं कर सकते कि इनका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो किराने की दुकान का भी पड़ेगा, लेकिन वन और रेलवे स्टेशन, तो इनका क्या होगा,
इन तीनों का ही हम मतलब बच्चों को नहीं समझा सकते, क्योंकि इसका दैनिक लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, बच्चा इतने अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। किराने की दुकान से बच्चे को क्या मतलब इतना, या फिर वन से या रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हमारा सी वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धीमी, औसत और तीव्र शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन के समान तरीके का उपयोग करना चाहिए। कि मतलब एक बच्चा है जो स्लोली सीख रहा है, एक बच्चा है जो बहुत तेज़ी से सीख रहा है, या एक बच्चा है जो एवरेज है, उन सबके लिए हम एक ही स्केल पे तोलें तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। स्व मूल्यांकन, समकक्ष मूल्यांकन और समूह मूल्यांकन को भी मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्व मूल्यांकन कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, ये बच्चा खुद से खुद को आकलित करता है। समकक्ष कहते हैं पूरी कक्षा के साथ में जो होता है। समूह कहते हैं ग्रुप में हो रहा है। तो ये सब क्या है, आपके मूल्यांकन प्रक्रिया का ही हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारा सेकंड वाला सही है, क्योंकि फर्स्ट वाले का गलत हो गया ऑलरेडी। फिर हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रा का अर्थ सभी के लिए अलग अलग नहीं होता, या फिर सबसे अच्छी मुद्रा वही है जिसमें शरीर के खंड काम से कम तनाव और अधिकतम समर्थन की स्थिति में संतुलित हो। तो देखो यहाँ पे मुद्रा मतलब करेंसी मत समझना। मुद्रा मतलब है कि जो आपकी जैसे योगा वगैरह के टाइम में जो मुद्राएं वगैरह होती हैं ना, बना मतलब लोग योगासन हो गया, ये दुनिया भर के जो आसन होते हैं इनकी बात हो रही है। तो मुद्रा का सभी के लिए अलग अलग नहीं होता, नहीं सबके लिए अलग होता है। किसी के लिए मुद्रा मतलब पैसे से होता है, करेंसी को हम हिंदी में मुद्रा कहते हैं, योग की भी मुद्रा होती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। फिर सबसे अच्छी मुद्रा वही है जिसमें शरीर के खंड कम से कम तनाव में हो, अधिकतम समर्थन की स्थिति में संतुलित है। सबसे अच्छी यहीं पे हमारा सी वाला यानी कि ऑप्शन 2 होगा ओनली, क्योंकि जिसमें क्या है आपकी बॉडी में रेस्ट होना चाहिए, साथ ही में कम टेंशन में आपको फील हो, तो वही जो योगा है आपके लिए बेस्ट है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, पूर्वबंध परिचय वाले किशोरों का निम्नलिखित में से कौन सा मतलब अभिलक्षण नहीं है। तो पूर्वबंध जो परिचय होता है, इससे संबंध है हमारा मॉर्टेग्यू से, मतलब प्रयोग करना और सक्रिय रूप से उनके संघर्ष में विकल्पों की खोज करना है। तो ये वाली बात तो नहीं है। अनुभवी संकट को हल करें और निश्चित व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिबद्धता बनाएं, या फिर प्रतिबद्धता बनाएं और अपने माता पिता के अन्य सामाजिक सत्ताधारी दृष्टिकोण को अपनाएं। तो यहाँ पे हमारा सी वाला सही होगा कि प्रतिबद्धता बनाएं और माता पिता या उनके जो समाज के बाकी लोग हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, जो उनकी अप्रोच है, उसको फॉलो करें। तो इसी को हम बोलेंगे पूर्वबंध परिचय। फिर हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय समुदाय के साथ विद्यालय समुदाय पारिवारिक भागीदारी योजना साझा करने के लिए मीडिया है। वेब पेज भी क्या है, आप वेब पेज बना सकते हो जिसमें परिवार के सभी लोग, समुदाय के लोग, विद्यालय के लोग भागीदारी कर सकते हैं, उसको विजिट करें, उसको देखें, उसमें अपने ओपिनियन दे सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं लोग तरह तरह की, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना अखबार में आप पढ़ते हो, या फिर विद्यालय समाचार पत्र। तो ये सभी माध्यम क्या है, मीडिया है, एक तरीके का माध्यम है जो विद्यालय समुदाय पारिवारिक भागीदारी योजना को बढ़ावा देता है। इसलिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य क्या है। डैश का निर्माण करना है, परिचय प्रसार करना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर अहम परिचय करना, पता नहीं बच्चों मुझे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में मुझे इसका मतलब नहीं पता। परिचय स्थगन करना मतलब जो आपका इंट्रोडक्शन है उसको आप कहो कि बाद में बताएंगे हम कौन है, तो ये तो कोई बात नहीं होती। या फिर सुसंगत परिचय देना, कि जब आप किशोरावस्था में, तो इतनी तो आप में समझ होगी, अगर कोई व्यक्ति आपका इंट्रोडक्शन मांगता है तो आप अच्छे तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ। इसलिए यहाँ पे डी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। डैश में भी संस्थागत सत्व शामिल हैं जो औपचारिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और बच्चों, फॉर्मल जो आपकी एजुकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, विद्यालय में होती है। नाम, मित्र, परिवार, समुदाय से यहाँ सब पे हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो सिंपल सी बात हो रही है फॉर्मल एजुकेशन की, तो वो विद्यालय में ही होती है। खेलकूद के लक्षण, वो ऊपर जो ऑप्शन नहीं है उनमें विद्यालय में ही होती है, इसलिए हम विद्यालय बोला है हमने। खेलकूद के लक्षण शारीरिक शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखो, खेलकूद के जो लक्षण होते हैं, मानसिक रूप से मजबूत करना, शारीरिक रूप से स्वस्थ, या फिर संवेगात्मक रूप से संतुलित। तो यहाँ पे वो कह रहा है खेलकूद के लक्षण शारीरिक
अतिरिक्त शिक्षा के किस परिणाम के अंतर्गत आते हैं कि सामाजिक रूप से आप क्या हो, कुशल हो पाओ समाज में चीज़ों को करने में, इसलिए। तो यहाँ पे बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही है। विद्यालय और समुदायों के बीच अंतराफलक विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अंतराफलक कह रहे हैं कि इंटर डिफरेंस की बात हो रही है। विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, कई बात है विद्यालय समुदाय क्या आपस में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, विद्यालय अच्छे से बनेगा, उसकी कम्युनिटी मेन रोल प्ले करती है। विद्यालयों की प्रभावशीलता भी बढ़ती है, साथ में विद्यालय परियोजना और निर्णय लेने में माता पिता की भागीदारी बढ़ाने में भी माता पिता का भी योगदान रहता है। इसीलिए हम पेरेंट्स टीचर फोरम हो गया या ग्राम या बहुत सारी समितियां हो गई आपकी, उसको डिज़ाइन करती हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे तीनों ही सही हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य की भूमिकाएं और कर्तव्य है। विद्यालय विकास की योजना बनाना, सही बात है भैया। विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय में लाना, ये भी बात सही हो गई। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था और रखरखाव करना, ये तीनों ही बातें क्या हो गई यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्य शिक्षा के हाथ और मस्तिष्क में समन्वय का लाभ मिलता है। अगर आप क्या करा रहे हो, कार्य शिक्षा करा रहे हो, बच्चे से काम के थ्रू एजुकेशन दे रहे हो, तो इसमें उसका दिमाग भी चलेगा, हाथ भी चलेंगे। अधिगम की प्रक्रिया में कार्य शिक्षा अनिवार्य और महत्वपूर्ण कारक है, सही बात है। जहाँ बच्चा खुद से ज़्यादा एक्टिव है तो वो सबसे अच्छा आंसर है, इसलिए यहाँ पे सी वाला क्या होगा, यहाँ दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिभावक शिक्षक संघ तथा माता शिक्षक संघ द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं है। तो शिक्षक को उनके स्वयं के माता पिता की शैक्षिक प्रगति के बारे में फीडबैक प्रदान करना, तो ये कोई औचित्य नहीं बनता हमारा कि हम शिक्षक को क्या करें कि वो अपने खुद के माता पिता की जो शैक्षिक प्रगति है उनके बारे में फीडबैक करें। आपको क्या करना, टीचर पढ़ा रहा है उसके पेरेंट्स के बारे में जान के, नॉलेज तो टीचर को है ना, तभी तो वो स्कूल में आके बच्चों को अच्छा पढ़ा पा रहा है। या फिर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अनामांकित बच्चों के माता पिता का अनुसरण करने में शिक्षक की मदद करना, ये बात तो हमारी सही हो गई। यहाँ पे पूछा है कौन सा कार्य नहीं है, तो अभिभावक शिक्षक संघ को माता शिक्षक संघ द्वारा, या घर घर जाकर सर्वे करने में शिक्षक की मदद करना, ये भी है। या फिर विद्यालय की गतिविधियों की संचालन में शिक्षकों की मदद करना, तो ये बी सी डी हमारे तीनों ही सही हैं। बट हमसे यहाँ पे कार्य नहीं है पूछा है, तो ये वाला हमारा कोई कार्य नहीं है। आपको टीचर की पेरेंट्स की फीडबैक की क्या नीड है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधि भाषा सुधार से संबंधित है। संक्षिप्त और सरल वाक्यों में रिपोर्ट तैयार करना, या फिर आवश्यकता और आपूर्ति के बीच में संबंध बनाना, या फिर मापने का कौशल, या फिर मनुष्य और पशु के जीवन के बीच में संबंध। तो देखिए, कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधि भाषा सुधार से संबंधित है कि संक्षिप्त और सरल वाक्यों में आप क्या करते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो, जिससे जो भी पढ़े उसको आसानी से समझ पाए। अगर टिपिकल बातों में लिख दोगे रिपोर्ट तो कौन समझ पाएगा पढ़ने के बाद। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अतीत में शोध का मानना था कि कुछ लोगों के सफल होने की संभावना अधिक होती है, या फिर नई शोध से पता चलता है कि सफलता ही लोगों को खुश करती है। तो ये दोनों बातें बच्चों गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो खुश लोग होते हैं वही सक्सेस पाते हैं। मैं तो कहूँगी जो दुखी में होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सक्सेस पाते हैं, और ना ही ऐसा कुछ है कि सफलता ही लोगों को खुशी दिलाती है। खुशी पाने के बहुत तरीके होते हैं, किसी को किसी की सेवा करके खुशी मिल जाती है। तो सक्सेस माना, सक्सेस खुशी दिलाती है ऐसा नहीं, सफलता खुशी नहीं दिलाती बट कंप्लीटली दिलाती है, ये हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही माना गया है। नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट, किस प्रकार की शिक्षण पद्धति में शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है कि छात्र की भूमिका केवल आज्ञाकारिता तक ही सीमित होती है। तो जो हमारी आदेश पद्धति होती है इसमें क्या होता है, शिक्षक की भूमिका व्यापक होती है, और जो छात्र की भूमिका होती है मतलब शिक्षक की यहाँ पे मेन भूमिका है बड़े लेवल पे। अब बच्चा क्या है, आज्ञा पालन करता है, तभी तो नाम क्या है इसका, आदेश पद्धति। हाँ, टीचर बैठे बैठे बच्चों को आदेश दे रहा है। फिर हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थापित रूढ़िवादियों के खिलाफ हिंसक विद्रोह नई रूढ़िवादिता में गिरता है। सही बात है, जो भी रूढ़िवादिता है उनके खिलाफ में आप क्या होते हो, विद्रोह करते हो, तो वो क्या है, नई रूढ़िवादिता में गिरता है।
बुद्धिमान विद्रोह स्वयं के विचार और भावना के बारे में जागरूकता के माध्यम से आत्मज्ञान के साथ में आता है। अगर आप स्मार्टनेस के साथ में किसी चीज़ का विरोध करते हो तो वो कब आता है? जब आपके अंदर जागरूकता हो, आपकी स्वयं की विचार भावना के प्रति, और आपके पास ज्ञान हो उस चीज़ का विरोध करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सी वाला क्या होता है? करेक्ट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा डैश की जिम्मेदारियों से प्रभावी शिक्षा संभव है। विद्यालय, परिवार, समाज। तो इन तीनों की ही जिम्मेदारी से क्या होता है? प्रभावी शिक्षा संभव होती है। विद्यालय भी इसमें अपना रोल प्ले करता है, परिवार भी और समाज भी। नेक्स्ट हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सत्ता की इच्छा ही अपने आप में विनाशवादी है। ये बात तो बिल्कुल सही। जिसको पड़ गया लालच उसका हो गया सर्वनाश। जिस क्षण हम सत्ता को त्याग देते हैं तभी सहयोग और स्नेह प्रकट होता है। तो ये दोनों बातें क्या है अपने आप सही है। जिस टाइम आपने सत्ता की लालच को त्याग दिया उस टाइम में क्या है आपके अंदर कॉपरेशन की, लोगों के लिए प्रेम की निस्वार्थ भावना जाग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। सो दैट हमारे जो क्वेश्चंस थे इस तरीके से पूरे हो गए। 100 क्वेश्चन तो हमने सेक्शन ए वाली वीडियो में करे थे पुरानी वाली वीडियो में, और 100 क्वेश्चन हमने सेक्शन बी में कर लिए। तो इस तरीके से आपका DTPLSP का जो 16 मार्च 2022 का पेपर था हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ हमें बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो वो भी आप लिख सकते हो। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और हमसे इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें।